नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं व्यवसाय अर्थशास्त्र का तृतीय अध्याय, जिसका नाम है सांख्यिकी एक परिचय। इसके पूर्व हम सांख्यिकी के बारे में पढ़ चुके हैं, सांख्यिकी के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी रीतियां पढ़ चुके हैं, उसके महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सांख्यिकी का क्या कार्य क्या होता है। तो सबसे पहला विशाल तथा जटिल तथ्यों को अपन ने समझा था कि जो भी समग्र विशाल रूप में होते हैं, बड़े आकार में होते हैं, या उनको क्या करता है हमारे सरल बनाने का कार्य सांख्यिकी के द्वारा किया जाता है। हमको संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने का कार्य सांख्यिकी के अंदर किया जाता है। करते हैं जब एक सामान्य व्यक्ति एकत्रित विशाल तथा जटिल समंगों को ना तो समझ सकता है, ना ही कोई निष्कर्ष निकाल सकता है, परंतु सांख्यिकीय रीतियों जैसे वर्गीकरण, सारणी के आधार पर बांटकर वह उसको तथ्यों को सरल एवं सुव्यवस्थित बना सकता है। अगला है तथ्यों को तुलनात्मक बनाना। अब जैसे कोई भी तथ्य हमारे पास होते हैं, अभी से अपन उदाहरण के स्वरूप ले लें, किसी 10 विद्यार्थियों के अंक हैं, तो उसमें भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है कि उसके गणित विषय में 50 में से अंक है, किसी के 40, 42, किसी के 43, इस प्रकार से अंक है, तो उसको तुलनात्मक बनाना भी सांख्यिकी का कार्य को भी इसके माध्यम से वर्गीकरण करते हैं, सारणी बनाते हैं। 10 से 50 अंक के बीच में इतने विद्यार्थियों के, 20 से 25 विद्यार्थियों के बीच में, इस प्रकार से सांख्यिकी में तथ्यों को तुलनात्मक बनाने का भी कार्य सांख्यिकी अंतर्गत किया जाता है। अगला है नीति निर्माण में सहायक। सांख्यिकी का एक प्रमुख कार्य विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक नीतियों के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। देश की व्यापार नीति मूल्य, अब क्या बताया उन्होंने कि जो भी सामाजिक, व्यापारिक या राजनीतिक कोई भी कार्य होता है, उसकी नीतियां बनाने में भी सांख्यिकी का कार्य किया जाता है, क्योंकि सांख्यिकी के माध्यम से हम उसके विभिन्न कार्यों को करने और उसकी नीतियों को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो तथ्य रहते हैं उनको आंकड़ों को वर्गीकृत कर लेते हैं कि कौन कितना आंकड़ा कहाँ से आ रहा है, किस संबंध का, इस प्रकार से उसका वर्गीकरण सारणीकरण करने के पश्चात हम राजनीतिक नीति या राजनीतिक कहें, व्यापारिक कहें या सामाजिक कहें, उनकी नीतियों निर्माण में भी सहायता सांख्यिकी के द्वारा प्रदान की जाती है। अगला है व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव में वृद्धि करना। सांख्यिकी व्यक्ति के ज्ञान तथा अनुभव में शक्ति वृद्धि करती है। सांख्यिकी के अध्ययन से विचारों की स्पष्टता और निश्चयात्मकता प्राप्त होती है। सांख्यिकी में समस्याओं का विश्लेषण तो निश्चय तार्किक शक्ति का विकास होता है। अब सांख्यिकी से क्या होता है कि अगर हम आंकड़ों का, तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं और तथ्यों को विशाल रूप से उसको सरल रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, इससे हमारे व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि होती है, व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि होती है। क्योंकि हम एक विशाल तथ्य को सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें जो व्यक्तिगत ज्ञान है, व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त हो रहा है, उससे हमारे तार्किक बुद्धि, मतलब हमारी मानसिक बुद्धि में विकास, मानसिक बुद्धि का और तार्किक बुद्धि का विकास होता है, जिससे कि हम तथ्यों को कठिन से सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगला है अनुमान लगाना। सांख्यिकी रीतियां जैसे अंतरण, बाह्यगणन आदि की सहायता से न केवल वर्तमान तथ्यों को कोशिश करती है, वरन भविष्य के अनुमान भी लगा सकते हैं। अब जैसे कुछ तथ्य आंकड़े अपन क्या करते हैं, अनुमानित लगा लेते हैं कि अगले वर्ष इतने होंगे, अगले वर्ष होंगे। अपन उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि भाई जैसे अभी 9th क्लास में 45 विद्यार्थी हैं, अपन उदाहरण के स्वरूप ले लेंगे, अगले साल 10 बढ़ेंगे, तो अपन इस अनुमान लगा लेते हैं कि अधिकतर 10% बढ़ेंगे, 10% बढ़ेंगे, तो 45 के 10% 4.5 5, यानी तो 50 विद्यार्थी होगा। तो ये हम सांख्यिकी के माध्यम से भविष्य का अनुमान भी लगा सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। और अपन ने पढ़ा कि सांख्यिकी में केवल आंकड़ों का अध्ययन किया, तो आंकड़े कैसे हो सकते हैं, संख्यात्मक ही होते हैं। गुणात्मक आंकड़ों का अध्ययन सांख्यिकी के माध्यम से नहीं किया सकता, ये उसकी सीमा है। तो अपन पढ़ते हैं, तो सांख्यिकी विज्ञान केवल संख्यात्मक तथ्यों तथा समस्याओं का अध्ययन करता है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। अतः यह कथन है कि भारत की जनसंख्या पिछले वर्षों में बृहद वृद्धि हुई है, अथवा इंदौर के लोगों का जीवन स्तर पिछले 5 वर्षों की तुलना में उठ गया। अब क्या होता है कि उन्होंने जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो उसका आंकड़ा तो हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया कि कितनी जनसंख्या बढ़ी, लेकिन हो सकता है कि इंदौर के रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन स्तर में वृद्धि हुई है, तो उस जीवन स्तर में वृद्धि का उन्होंने कोई भी परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करने के कारण सांख्यिकी अच्छी नहीं है, उसमें गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, उसमें गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन भी किया जाना चाहिए, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। अगला है सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन न करके समूह का अध्ययन करती है। दूसरे शब्दों में सांख्यिकी निष्कर्ष समूह के सामूहिक व्यवहार का अनुमान केवल सहायक होते हैं, उस समूह के व्यक्तियों का नहीं। उदाहरणार्थ, एक कारखाने में काम करने वाले 3 मजदूर श्रमिक 2000, 5000 और 7000 जिनका औसतन निकालते हैं, तो उसका औसतन इसका अलग अलग निकलता है, क्योंकि किसी को एक प्रकार से सैलरी नहीं दी जा रही है। लेकिन जब वो नापते हैं तो क्या करते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, 5000 रुपये किसी के, एक के 5000 हैं, एक के 2000 हैं और एक के 3000 है, ये समझ लिया हमने। अब उन्होंने 10,000 में 3 का वो दे दिया, तो उनका औसत निकाला है 3300
33.33। अब उन्होंने ये औसत दर निकाल लिया। औसत दर के आधार पर क्या करते हैं वो सामूहिक रूप से निकालते हैं, तो एक प्रत्येक व्यक्ति का हमने कितना ले लिया 3300, लेकिन हो सकता है यहाँ पर किसी की 5000 थी, किसी की 2000 थी। इस प्रकार से वह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है, इससे उसको परेशानी, उससे क्या है आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं और आगे परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अगला है सांख्यिकी निष्कर्ष संदर्भ के अभाव में असत्य भ्रामक हो सकते हैं। अभी अपन ने पहले पढ़ा गया, अगर अपन इस प्रकार से अगर सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे या सांख्यिकी में आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करेंगे तो आंकड़े भ्रामक भी हो सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर जैसे हमने प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े लिए, हमें पता ही नहीं है क्या, हमने वहाँ पे फील्ड में जाके कार्य नहीं किया, हो सकता है कि सांख्यिकी के माध्यम फील्ड में जाके कार्य नहीं किया, हमने वहाँ पर उदाहरण स्वरूप सोच लिया कि चलो एक परिवार में कम से कम 5 लोग हैं और यहाँ 100 लोगों का परिवार है, यानी 500 लोग हो गए, तो इससे क्या सांख्यिकी के माध्यम से भ्रामक तथ्य हैं वो भी प्रस्तुत हो सकते हैं। तो अपन पढ़ेंगे सांख्यिकी में बिना संदर्भ के जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह देखने में अवश्य प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में गलत होते हैं। उदाहरणार्थ का व खा 2 कारखाने हैं, पिछले 4 वर्षों से का कारखाने का लाभ 1800, 400, 200 है, खा कारखाने का लाभ 200, 400, 800, 1000 है। दोनों ही कारखाने का औसतन 600 होने के कारण कहा जाएगा कि वस्तुतः समान है, परंतु सत्यता यह है कि खा जहाँ विकास की ओर अग्रसर है, मतलब खा क्या है 200, 400, 600, 800, 1000 यानी बढ़ रहा है, लेकिन का है जो 1000, 800, 600, 400, 200 यानी उसका विकास नीचे आ रहा है, मतलब उसकी घटोत्तरी हो रही है यानी कि बढ़ोतरी हो रही है। तो इस प्रकार से हम इसको समान नहीं कह सकते, इसलिए कभी कभी सांख्यिकी के आंकड़े भ्रामक भी हो सकते हैं। अगला है सांख्यिकीय समंकों का सजातीय होना आवश्यक। सही निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि सांख्यिकीय समंकों में सजातीयता हो, वह एक ही तरीके से एकत्रित किए गए हों तथा प्रकृति समान हो, उसकी विपरीत दिशा में निकाले गए निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं। मतलब एक ही वस्तु से संबंधित, जैसे जनगणना कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की गणना कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से जानवरों की गणना ही करेंगे, प्रति व्यक्ति की गणना कर रहे हैं, और अगर हमने उनके साथ में जानवरों की गणना कर ली तो हमारे आंकड़े भ्रामक हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे, क्योंकि हम उसमें केवल व्यक्तियों की गणना कर रहे थे। अगर उसमें हमने मिला दिया जानवरों को तो जानवरों के भी आंकड़े मिल जाएंगे, तो हमें फिर वो तथ्य प्रस्तुत करने में परेशानी होगी। अगला है सांख्यिकीय नियम दीर्घकाल तथा औसत रूप में ही सत्य होते हैं। सांख्यिकीय नियम जहाँ दीर्घकाल में तथा औसत रूप में ही सत्य होते हैं, वहाँ प्राकृतिक विज्ञानों के नियम की भांति दृढ़ सार्वभौमिक एवं सर्वमान्य भी नहीं होते, यह औसतन रूप में दीर्घकाल में ही सत्य होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे हमने औसत निकाला तो औसतन में दीर्घकाल में सत्य होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, मतलब जो भी आंकड़े होते हैं सभी जगह प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए ये सार्वभौमिक होते हैं। इस प्रकार आज हमने सांख्यिकी अगला पॉइंट और पढ़ते हैं एक बार और एक्स्ट्रा के रूप में। वैसे तो अपन ने 5 पॉइंट पढ़ लिए, 5 नंबर का आता है, लेकिन अगर एक पॉइंट अगर अपन याद रखेंगे, सांख्यिकी एक साधन मात्र ही है, किसी समस्या का समाधान अनेक रीतियों से किया जाता है, तो सांख्यिकी भी एक रीति है। तो सांख्यिकी भी आंकड़ों को सरलतम रूप प्रदान करने की एक रीति है जो हमें एक साधन के रूप में कार्य करने का रहती है। और इस प्रकार आज हमने सांख्यिकी के परिचय से सांख्यिकी का कार्य, सांख्यिकी की सीमाएं पढ़ी, और अब हम आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक आप अपने नोट्स तैयार करिए, आपको अगर कोई भी डाउट है आप विद्यालय में आकर क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।